तो आज का टॉपिक अंशुल स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। तो आपको कुछ आइडिया है कि सिक्योरिटीज मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मार्केट स्ट्रक्चर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आप समझते हो, है ना? तो प्राइमरी मार्केट आपको पता ही होगा, जैसे आप आईपीओ वगैरह में आईपीओ के लिए आप अप्लाई करते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है आपका, ये बेसिकली प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब न्यू इशू लेके आती है, यानी फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स वो इशू करती है, तो ये इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। और ये एक प्राइमरी मार्केट ट्रांजेक्शन होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फ्रेश इश्यूज होते हैं या प्राइमरी मार्केट इश्यूज होते हैं, इसमें एक कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टरों से डील कर रही है। इन्वेस्टर इन्वेस्टर आपस में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ ओके। इसमें नोट करने वाली है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। और अगर सेकेंडरी मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये बिटवीन इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट हैं और इनसेपरेबल हैं। रीज़न, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स इशू होते हैं उसके बाद वो ट्रेड कहाँ पे होते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है प्राइमरी मार्केट में इशू हुए हुए शेयर्स को। तो ये दोनों मार्केट बेसिकली ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। आप मेरे से डिस्कस करते रहो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो फिर उसको हम नोट करेंगे। अभी तो सही है सारा कुछ। अच्छा, अब इसमें है प्राइमरी मार्केट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट, अंशुल आपको पता है कि प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर्स इशू होते हैं। फर्स्ट इश्यूज जो भी आते हैं वो प्राइमरी मार्केट में आते हैं। तो इसमें होता क्या है, किसी कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लार्ज इन्वेस्टर होगा, कोई प्रमोटर्स होंगे, वो लोग जो अपनी होल्डिंग्स हैं उनको सेल करते हैं। और वो सेल किन को करते हैं? पब्लिक को। मान लो प्रमोटर है, उसको अपना स्टेक कम करना है, उसके पास काफ़ी होल्डिंग है कंपनी में, और वो अपनी स्टेक को रिड्यूस करना चाहता है, तो वो फिर प्राइमरी मार्केट में आके शेयर्स को इशू करके पब्लिक को अपना स्टेक बेच देते हैं। तो ये एक प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन है। अब यही आपको पता है, यही पब्लिक इशू भी होता है जो जिसमें पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है। ऐसे इश्यूज जो हैं उनको पब्लिक इशू बोला जाता है। लेकिन कुछ कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है, तो वो हम्म। पब्लिक इश्यूज होते हैं। आईपीओ हम डिस्कस कर चुके हैं। आईपीओ क्या होता है? फर्स्ट टाइम जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। और इसमें हर कोई कंपनी आईपीओ अपना लेके मार्केट में नहीं आ सकती। इसके लिए आपको सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपना आईपीओ मार्केट में रिलीज़ कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि आपकी कुछ जो अमाउंट सेबी ने बताई है, उतना आपकी नेट टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए। तो अगर आपके पास उतनी टेंजिबल एसेट्स हैं तो आप फिर आईपीओ अपना मार्केट में ला सकते हो। और आपकी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी की, और आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप फुलफिल करते हो तो फिर आपका आईपीओ मार्केट में आ सकता है। कोई भी इशू कोई भी इशू तभी एलिजिबल होगा जब वो एटलीस्ट 35%, क्योंकि हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आईपीओ आपका
पब्लिक तब कहलाएगा जब उसमें आप कम से कम 35% जो स्टेक है, 35% स्टेक आप रिटेल इन्वेस्टरों को देते हो। और अब ये रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं, आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो 2 लाख या उससे कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 लाख या उससे कम अगर ओके। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आप, बोला जाएगा कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो। तो ये बात भी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात की, अगर आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो आईपीओ में, आईपीओ के थ्रू, तो आपको मैक्सिमम जो अलाउड लिमिट है, जो आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे सकते हो, यानी पब्लिक को छोड़ के किसी दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे सकते हो, वो जो आपकी लिमिट है वो है 50%। यानी इशू का 50% आप मैक्सिमम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे सकते हो। और बचा हुआ जो भी बैलेंस है, और भी इन्वेस्टर्स होते हैं, आप दूसरी और भी एंटिटीज़ होती हैं, वो चाहे तो आप पब्लिक को दे दो बचा हुआ 50%। पर किसी भी कंडीशन में आप जो 50% से ज़्यादा स्टेक है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नहीं दे सकते। और मिनिमम 35 आपको पब्लिक को देना ही देना है, तभी उसको आप आईपीओ बोलो, तभी एलिजिबल होगा, तभी आप उसको आईपीओ बोल सकते हैं। फिर सेबी ने एक टर्म 2009 में इंट्रोड्यूस किया था जिसको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। अब ये एंकर इन्वेस्टर भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये भी इंस्टीट्यूशन है। ये 10 करोड़ या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी पब्लिक इशू में करते हैं थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो ऐसे जो इन्वेस्टर हैं उनको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं उस इशू में। और इनको आप मैक्सिमम 60% दे सकते हो, जो भी आपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा है। मान लो आपने 50% डिसाइड किया था कि आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 50% स्टेक दोगे आईपीओ की टोटल वैल्यू का, उस 50% का भी आप 60% एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हो। ये बात आपको क्लियर हो रही? उस 50% का 60%। बिल्कुल। क्वालिफाइड, ओके। देखो 35% तो आपने पब्लिक को दिया, 50% मैक्सिमम आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे सकते हो, या ओके। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोल दो। ये जो 50% आप दे रहे हो ना, इसमें से 60% मैक्सिमम ओके। वो आप एंकर इन्वेस्टरों को दे सकते हो। और एंकर ओके। इन्वेस्टर वो होते हैं जो 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आईपीओ में, या 10 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आईपीओ में करते हैं। ओके। इनके लिए बिडिंग आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। और इनके लिए जो प्राइस होता है वो भी नॉर्मल पब्लिक से कम होता है, जो भी डिसाइड हुआ होगा। क्योंकि आईपीओ से पहले ये लोग बाइंग कर ले रहे हैं, तो इनको जो प्राइस लगेगा वो भी आईपीओ से कंपैरेटिवली कम होगा। ओके। क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब आप बल्क में कोई चीज़ लेते हो तो आपको जाहिर सी बात है प्राइस थोड़ा कम ही चार्ज किया जाएगा। और वैसे भी जब इशू होते हैं शेयर तो सबसे महंगे वो आईपीओ में ही होते हैं। उसके बाद फिर बाद में लिस्टिंग वाले दिन हो सकता है प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। पर लिस्टिंग के बाद जो ट्रांजैक्शन होता है वो तो आपस में इन्वेस्टर कर रहे हैं, कंपनी ने तो आपसे आईपीओ प्राइस ही लिया है और वो सबसे महंगा प्राइस ही होता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ। अब फॉलो ऑन जैसा कि इसका नाम ही है, यानी कि आपने आईपीओ आप कर चुके हो, आपकी कंपनी लिस्ट हो चुकी है, और उसके बाद आप एक फॉलो ऑन ऑफर लेके आ रहे हो पब्लिक के लिए, यानी कि और शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल है समझने के लिए कि आईपीओ हो गया, उसके बाद एफपीओ होता है। ओके। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये अब पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, ये पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं हो रहे हैं। ये जो शेयर्स हैं लार्ज क्वांटिटी में ऑफर हो रहे हैं कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टरों को। तो ये आपके फिर से आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं,
जिनको आप ये शेयर्स दे रहे हो, लेकिन पब्लिक के लिए ये शेयर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसका नाम जो है प्राइवेट प्लेसमेंट है। ओके। फिर आपके हैं क्यू आई पीज। क्यू आई पीज आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों को जो आप शेयर्स देते हो। अब ये आप जो सुन रहे हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये हैं कौन? आपको पता है, मैंने बताया ये इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशंस में आपको पता है बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दूसरे होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये सब जो भी हैं, ये लोग सारे एलिजिबल हैं। इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उन इंश्योरेंस कंपनीज के पास काफ़ी फंड्स होते हैं, तो वो लोग ये शेयर्स खरीदते हैं। तो ये सब आपका आप देख रहे होगे, तो ये जो है प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है बेसिकली, पब्लिक को ना देके हम इंस्टीट्यूशंस को या क्वालिफाइड इन्वेस्टरों को दे रहे हैं। और कोई भी ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्टली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन जाएगा, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है। वो एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करोगे तभी आप क्यू आई पी बन पाओगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन पाओगे। प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू आपको पता है कि ये भी सेलेक्ट सेलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है। बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। इसमें इंक्लूडेड नहीं है पब्लिक इशू। जाहिर सी बात है, जब ये प्रेफरेंशियल इशू है तो ये पब्लिक इशू तो हो नहीं सकता। इसमें राइट्स इशू नहीं हो सकते, बोनस इशू नहीं हो सकते, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस नहीं हो सकते, और बाकी क्या क्या इसमें नहीं हो सकता है वो इसमें मेंशन किया हुआ है। इसकी भी ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली प्रेफरेंशियल इशू भी आपको पता है कि ये सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ऑफर होता है, पब्लिक को नहीं होता है। ओके। फिर आगे हम देखते हैं राइट्स एंड बोनस इश्यूज। ये आपको पता है कि राइट इशू क्या होता है। मान लो आपके पास पहले से शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो कंपनी पहली प्रेफरेंस आपको देती है, पहला राइट आपको देती है कि अब जो नया इशू उनका आ रहा है तो वो आप पहले उसमें शेयर्स बाय कर सकते हो। और बोनस में क्या होता है, आपको डिविडेंड के बदले या मॉनेटरी बेनिफिट के बदले कंपनी अपने और शेयर्स आपको दे देती है। तो ये राइट्स और बोनस इशू है। मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। राइट्स इशू में आपको पैसा देना हाँ। पड़ेगा, लेकिन बोनस में आपको वो डिविडेंड की जगह आपको और शेयर्स दे देंगे अपनी कंपनी के। तो ये राइट्स एंड बोनस इश्यूज हैं। अब अगर आपके पास कोई राइट है, तो आप उस राइट को या तो एक्सरसाइज कर सकते हो या उस राइट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और इन्वेस्टर को। मान लो आपको शेयर नहीं लेने, पर आप किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो राइट, तो वो राइट उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। या फिर आप ओके। उस राइट को एक्सपायर होने दे सकते हो। अगर आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया, आपके पास कोई राइट था पर आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो फिर वो राइट जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताएं। फिर है ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग्स। अब ऑनशोर ऑफरिंग्स हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में, हमारी खुद की मार्केट में जो इशू आते हैं वो ऑनशोर ऑफरिंग्स हैं। जब भी कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट से पैसा रेस करती है तो वो आपके ऑनशोर ऑफरिंग्स उनको हम बोलेंगे। और अगर कंपनी ओके। फॉरेन मार्केट से पैसा रेस करती है तो वो आपकी ऑफशोर ऑफरिंग्स होंगी, जैसा कि इनका नाम ही है। फिर है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में आपका क्या है? अब ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है कि ऑफर फॉर सेल में कंपनी आईपीओ या एफपीओ करके फ्रेश शेयर्स इशू नहीं कर रही। जो इन्वेस्टर्स जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े, वो अपने शेयर्स दूसरे इन्वेस्टरों को दे रहे हैं, यहाँ वो उनको ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये आपकी ऑफर फॉर सेल ट्रांजैक्शन हम इसको बोलेंगे। आप इसका डिफरेंस समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग शेयर प्रमोट नहीं। होल्डर्स जो
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं अपनी जो उनको जो अलॉटमेंट हुई है वो दूसरे इन्वेस्टरों को सेल कर अलॉटमेंट। रहे हैं। क्योंकि फिर दोबारा हम ये टॉपिक मेरे ख्याल से विजिट नहीं कर पाएंगे, तो अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गया। वो एक्चुअली कुछ भी नया ऑफरिंग नहीं आता है मार्केट में, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वही अपनी ऑफरिंग्स बेचते हैं। हाँ, वो ही ऑफर फॉर सेल डालते हैं कि दूसरा इन्वेस्टर फिर उसको परचेज कर सकता है। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल परचेज। भी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो गवर्नमेंट आपको पता है कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास पीएसयूज के शेयर हैं। गवर्नमेंट अपने शेयर्स जब सेल करेगी, जो उनके पास पीएसयू के शेयर्स पड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, जब वो सेल करेगी किसी और को, तो ये एक ऑफर फॉर सेल होगा। मान लो गवर्नमेंट किसी ओके। प्राइवेट कंपनी को सेल कर देती है या गवर्नमेंट पब्लिक को सेल कर देती है, तो ये एक ऑफर फॉर सेल होगा। ये मतलब आपका ओके। इसको ये भी बोला जाता है कि जो ओ एफ एस है, ऑफर फॉर सेल है, इट इज़ अ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन डन थ्रू द प्राइमरी मार्केट रूट। यानी कि प्राइमरी मार्केट के रूट से मैं एक सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ओके। बेसिकली गवर्नमेंट लाएगी वो इशू, और गवर्नमेंट बोलेगी कि आप, मेरे पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं पीएसयूज के, वो पब्लिक को बोलेगी आप खरीद लो। तो ओके। एक तरीके से पब्लिक के लिए तो वो नया इशू है, पब्लिक के लिए तो वो नया इशू है, इसीलिए वो उसमें प्राइमरी मार्केट की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। लेकिन शेयर्स वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़े हुए थे, ओके। तो गवर्नमेंट खुद एक इन्वेस्टर है पीएसयू में। तो ये जब गवर्नमेंट उस एंगल से आप देखोगे तो दो इन्वेस्टरों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसमें सेकेंडरी मार्केट की भी क्वालिटीज़ हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इट मे बी स्टेटेड दैट ओ एफ एस इज अ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन डन थ्रू द प्राइमरी मार्केट रूट। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी होता है कि जो भी, जिन्होंने भी किसी कंपनी के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, वो लोगों को जब शेयर दिए जाते हैं तो ऐसे शेयर्स को स्वेट इक्विटी बोलते हैं। क्योंकि उन लोगों का पसीना बहा है कंपनी को बनाने में, उन्होंने मेहनत की है। जब कंपनी छोटे लेवल पे थी तब भी वो लोग उससे जुड़े रहे। तो ऐसे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं या प्रमोटर्स हैं या अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो शेयर्स दिए जाते हैं उसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं। फिर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये सबको पता होगा क्योंकि जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं, काफ़ी कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स देती हैं ताकि वो भी मोटिवेटेड रहें और उनका भी स्टेक रहे कंपनी में, कंपनी के प्रति लॉयल रहें। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं उनको हम ईसॉप्स भी बोलते हैं, ESOPS, यानी आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये जो स्टॉक्स हैं आपको ये तुरंत नहीं मिल जाते। जैसे कंपनी ने आज आपको दिए ये, तो आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, इसमें एक वेस्टिंग पीरियड होता है, एक वेटिंग पीरियड होता है। उस टाइम, उतना टाइम आप उस कंपनी में काम कर लोगे, उसके बाद ही आपको वो शेयर्स मिलेंगे।